हेलो साथियों, सुजान एकेडमी में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और थोड़ा टाइम बाद वीडियो आया है क्योंकि मैं कुछ काम में बिजी हो गया था, इसलिए तो समय नहीं दे पाया था। तो अब हम फिर से जो है चलते हैं। जो लास्ट टॉपिक था हम रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक में हम जो देख रहे थे वो देख रहे थे कि हमने एक ए को डिफाइन किया था, जिसे हमने कहा था वेक्टर पोटेंशियल। और इसको किस तरह से डिफाइन किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा वो क्या होगा, कर्ल ऑफ ए। जब हम कर्ल ऑफ ए निकालते हैं तो किसके इक्विवेलेंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड के इक्विवेलेंट होता है। और ये क्या था हमारा वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है। और वेक्टर पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि मैंने क्या किया, दोनों तरफ से इसका इंटीग्रल फॉर्म लिया, इसको एरिया इंटीग्रल किया, एरिया इंटीग्रल करके देन उसके बाद में हमने इस इक्वेशन को सोल्व किया था। तो एक तरफ लाइन इंटीग्रल आ रहा था, एक तरफ क्या आ रहा था, एरिया इंटीग्रल। देन उसके बाद में सोल्व करने के बाद हम क्या देखते हैं, सोल्व करने के बाद जो है हमारे पास, या फिर कह सकते हैं डायरेक्टली आप कर्ल निकालोगे, जो कर्ल इस बी के इक्विवेलेंट होगा, उस बी के इक्विवेलेंट से हम क्या निकालते थे, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल की जो है वैल्यू फाइंड आउट करते थे, ठीक है। तो यहां तक हमने सारा जो है पोर्शन कर लिया था। और उसका मैंने एक एग्जांपल भी आपको करवा दिया था कि एक वायर है, जिस वायर में करंट आई फ्लो कर रही है, एक वायर में करंट आई फ्लो कर रही है, यहाँ से आपको आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल फाइंड आउट करना था, ठीक है। क्योंकि बी हम किससे फाइंड आउट करते हैं, एम्पियर्स लॉ से फाइंड आउट करते हैं, उसको हमने इक्वेट करके और हमने फाइंड आउट किया था, ठीक है। देन उसके बाद में लास्ट में मैंने आपको ये दिया था कि अगर मान लीजिए जो ये करंट है, ठीक है, ये करंट जो है वो इस तरह से इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरह से, ठीक है। करंट जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपका जे जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या यूनिफॉर्म है तो उस केस के अंदर जो है आपके पास इसका वेक्टर पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ वेक्टर पोटेंशियल की। तो वेक्टर पोटेंशियल कितना होगा वो मैंने आपको घर पे फाइंड आउट करने के लिए दिया था, आई होप कर लिया होगा। अगर नहीं कर पाए हैं तो हम उसको आगे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपने जो आंसर निकाला है उसको वेरीफाई कर ले, ठीक है। मैंने जे को कैसे डिफाइन किया, जे मैंने आपको कहा था ये क्या होती है, करंट पर यूनिट एरिया। और एरिया कौन सा, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसकी मान लीजिए रेडियस जो है वो कितनी है, आर रेडियस का है ना, आर रेडियस मान लीजिए है, तो आर रेडियस के अंदर करंट कितनी हो जाएगी, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो यहाँ, अच्छा एक सेकंड, आर तो क्योंकि हमने बाहर की लेंगे ना, कैपिटल आर मान लीजिए ना, ये क्या है, कैपिटल आर है, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी, जो करंट की डायरेक्शन होती है वही किसकी हो जाती है, जो करंट की डायरेक्शन है वही हमारी जे की डायरेक्शन होती है। ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये होती है जेड कैप डायरेक्शन, ठीक है। देखो डायरेक्शन, जब हम वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हैं तो डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उनको आप थोड़ा सा अच्छे से देखिए ना। तो जेड कैप डायरेक्शन मतलब कि जेड की डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, कि करंट किस तरफ जा रही है, जेड में जा रही है। अगर मान लीजिए अपन इसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में लिखें तो ये इस तरह से होगा, आर थीटा एंड जेड, यही लेता है आर थीटा एंड जेड। तो ये कौन सी है, जेड डायरेक्शन में हमारे पास कौन सा है, ये हमारे को जे जो है वो मिल गया। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है मुझे वेक्टर पोटेंशियल। कहाँ फाइंड आउट करना है, मान लीजिए ये आउटसाइड में कोई पॉइंट है, वहां पे मुझे जो डिस्टेंस कितनी है, इसके एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो आर डिस्टेंस में मुझे फाइंड आउट करना है, ये वाला, ठीक है। या अच्छा इनसाइड कर लेते हैं ना, आउटसाइड तो वही सेम ही रहेगा। आउटसाइड तो क्या रहेगा, जो ये कभी करंट इतनी आ रही तो आउटसाइड तो सेम रहेगा। इनसाइड की बात कर लेते हैं, आउटसाइड का तो सेम ही रहेगा, जो मैंने आपको पहले निकलवा चुका हूँ, इसके लिए वही रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं इनसाइड की। इनसाइड में जो है मुझे यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर मान लीजिए पी है, जो डिस्टेंस कितनी है एक्सिस से, स्मॉल आर डिस्टेंस है, उसके ऊपर मुझे फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बड़ा सिंपल सा है। फॉर्मूले के लिए जो है आप क्या लगाओगे इसके अंदर, कि जो बी इन हो, पहले तो आपको क्या चाहिए, बी चाहिए, ठीक है। बी लगाओगे तो उससे हम किसके बराबर होगा, कर्ल के बराबर होता है। तो पहले बी देखिए, बी इनसाइड में कितना होगा मुझे आपको फाइंड आउट करना है। तो बी इनसाइड कितना होता है इस केस के लिए, किससे निकालोगे, एम्पियर्स लॉ से। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो, आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, मतलब मुझे याद भी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, 2 मिनट में निकल जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। बी इन किसके इक्वल होता है, वो होता है म्यू जीरो आई के। अब आई किसमें, जो इस सर्कल के अंदर होगी, ठीक है। तो इस सर्कल के अंदर जो आई होगी उसकी मुझे बात करनी है, सर्कल में कितनी आई हो जाएगी, तो जे मेरे पास है तो उससे मैं आई निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो कितनी आई हो जाएगी, इसको मैं आई डैश कह देता हूँ। तो आई डैश इक्वल टू कितना होगा, पर यूनिट एरिया में कितना है, पर यूनिट एरिया में इतनी है, ठीक है। तो इस एरिया में कितनी हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, तो क्या हो गया, आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये आपकी करंट होगी, इधर से देखेंगे तो बी इन इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, लाइन इंटीग्रल 2 पाई आर, ये हो गया म्यू जीरो आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। एक आर से एक आर ये कैंसिल आउट, ये इधर जाएगा, तो बी इन इज इक्वल टू, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई, ठीक है। एक आर ऊपर बच गया, नीचे आ गया
2πr, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन जब ये है तो फील्ड की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा कर दीजिए तो फील्ड की डायरेक्शन ये डायरेक्शन कौन सी होती है, एक्स, है ना। एक्स से जो एंगल इस तरफ बनता है उसे कौन सा बोलता है, फाई डायरेक्शन, ठीक है। जो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, फाई डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। अब जब फाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, निकालना क्या है मुझे, ए फाइंड आउट करना। भाई मेरा टास्क क्या है, टास्क है मेरा ए फाइंड आउट करना। तो ए और बी में क्या रिलेशन होता है कि बी जो होता है मेरा वो क्या होता है, कर्ल ए के बराबर होता है। बी किसके बराबर होता है, कर्ल ए के बराबर होता है। अब यहाँ देखिए, जब इसके अंदर फाई है ना, कर्ल ए के बराबर होता है। अब इसके अंदर क्या है कि जब बी का कंपोनेंट फाई वाला होगा तो इसका मतलब कर्ल ए का वो कंपोनेंट लेता है जो कौन सा हो, फाई वाला कंपोनेंट हो। तो कर्ल ए का फाई वाला कंपोनेंट, आप कर्ल की वैल्यू रख दीजिए कौन सा, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। अभी कौन किस में चल रहे हैं अपन, सिलेंड्रिकल फॉर्म में चल रहे हैं, ये मैं पहले करवा चुका हूँ, वो आप करेंगे। तो आप देखिए कि इधर से जो बी की जो वैल्यू आपको मिलेगी, है ना, बी इन की जो वैल्यू मिलेगी उसमें कर्ल की कौन सी वैल्यू आएगी, वो आएगी माइनस डेल ए ओवर डेल आर फाई कैप, है ना। तो ये जो बी आपको यहाँ से मिलने वाला है, ये क्या मिलने वाला है, बी इन वाला, है ना, माइनस डेल ए ओवर डेल आर और फाई कैप, ठीक है, ये आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। कौन सा कंपोनेंट, अच्छा कंपोनेंट ले रहे हैं तो ये वाला कंपोनेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे चलिए, इसके अंदर इस वाली इक्वेशन को ये कैसे निकाली मैंने, कर्ल वाला। यहाँ आप क्या करेंगे, पहले भी कर चुका हूँ, इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन जो आप देखेंगे, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में जो लास्ट टॉपिक हमारा यही था जहाँ हमने ए फाइंड आउट किया था, तो हमने ये निकाला था उसमें फाई कंपोनेंट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड फाई कंपोनेंट में इसका मतलब कौन सा रहेगा, ये भी फाई कंपोनेंट वाला ही हमें लेना है। तो फाई कंपोनेंट वाला लेंगे तो ये आपको ये मिल जाएगा फाई कंपोनेंट में, ठीक है। देन आगे चलिए, तो इसके अंदर हम वैल्यू रखेंगे बी इन की, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल ए ओवर डेल आर इज इक्वल टू डेल एल ओवर डेल ए ओवर डेल आर इज इक्वल टू बी इन कितना है, म्यू जीरो आई आर अपॉन 2πr, ठीक है, ये वैल्यू है। उस तरफ ले जाइए, इंटीग्रल कर दीजिए, तो इंटीग्रल इधर तो हो जाएगा डेल ए का, इस तरफ इंटीग्रल करोगे तो क्या मिलेगा आपको, म्यू जीरो, ये सब तो कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, म्यू जीरो आई अपॉन 2πr कांस्टेंट, इधर बचा आर और डी आर, इंटीग्रल कर दीजिए तो ए इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 2πr, और ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 to r, है ना, इंटीग्रल कहाँ से होगा, 0 to r, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, इस तरह से आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट लेंगे, या तो 0 से ले लीजिए यहाँ से r तक, या फिर कोई आर्बिट्री पॉइंट अगर b लेते हैं तो b से लेके कहाँ तक जा रहे हैं, किसी आर्बिट्री पॉइंट r, जैसे इससे जस्ट पहले वाले में किया था, है ना, जब इस वायर के लिए आउटसाइड में निकाला था, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट था उससे निकाला था, ठीक है। तो ये लिमिट क्या हो जाएगी, इस लिमिट को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, b और r, तो ये क्या मिल जाएगा, म्यू जीरो आई अपॉन 2πr, ठीक है। अच्छा माइनस साइन चल रहा है ना एक, ये माइनस भी लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस ऑलरेडी बाहर चल रहा है तो माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। अब एक ही क्या निकालनी है, क्योंकि एक क्या वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या होगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी डायरेक्शन हो जाएगी जेड कैप डायरेक्शन, ठीक है। जो करंट की डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, आपके वेक्टर पोटेंशियल की जो है वो डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इन साइड में जो है किस तरह से निकालेंगे मैग्नेटिक पोटेंशियल, इस तरह से आएगा। और जब अपन आउटसाइड में चले तो आउटसाइड में क्या होगा, आउटसाइड में 1/r का इंटीग्रल करे तो वो ln में आ रही थी वैल्यू, ठीक है ना, याद है ना आपको, वो वैल्यू किस में आ रही थी, ln में, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको सिंपली, क्योंकि देखो वेक्टर पोटेंशियल का अभी तक क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में नहीं पूछा गया है, तो सिंपल वेक्टर पोटेंशियल का जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं। इससे आगे वाले में सोलोनॉइड हुआ या फिर मान लीजिए सीट हुआ, उसमें मैं भी नहीं जा रहा, वो नेट के लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। हमें उतने लेवल तक भी नहीं जाना है, ठीक है, हमें अपने लेवल को भी बनाना, क्योंकि एक लेवल ज्यादा मैंने इसलिए लिया क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वेक्टर पोटेंशियल की वो ये होती है। तो अगर कोई पूछना चाहेगा एग्जामिनर, ठीक है, तो वो आपको इससे आगे नहीं पूछेगा, वायर के आउटसाइड और वायर के इनसाइड जो है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल क्या हो सकता है, तो वो ये वैल्यू हो सकती है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां तक जो है कुल मिला के मैक्सिमम जो भी पोर्शन है आपका मैग्नेटिक फील्ड, करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में मैं बात कर चुका हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा कौन सा रहेगा, वो रहेगा कि अगर मान लीजिए मैटर के अंदर आप जाते हैं, किसी भी मैटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता किस वजह से है उसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। उससे पहले, उसकी बात करने से पहले, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आप मैग्नेट के बारे में जानते हैं, चुंबक के बारे में जानते हैं, एन पोल एस पोल वो सब चीजें होती है, तो वो जब पास में है तो उसमें कितना फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, उसकी क्या पोल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, ये सारी चीजें जो है वो अपन देख लेते हैं, क्योंकि वो सिंपल आपकी सीनियर सेकेंडरी लेवल की है। तो उसको देख के देन उसके बाद हम उसमें जो है
जो सब्सटेंस है या जो मैटर है, उस मैटर में मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनता है, क्या रीजन है, वो सारी चीजें जो है वो देखेंगे। तो इसका मतलब हम वापस इसी चीज को, ये कि मैग्नेटिक जो फील्ड है वो मैटर के अंदर, उस चीज को लेके सीनियर सेकेंडरी से फिर यूजी पे चलेंगे। ठीक है, एक ही मतलब 2 या 3 वीडियो में अपन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में चलेंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा देन उसके बाद फिर हम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट कर देंगे, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद में हम थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स के बाद ऑप्टिक्स, इस तरह से करते करते सारी चीजें जो है वो कवर करते जाएंगे। रे ऑप्टिक्स के अंदर हम रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी की सारी जो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है वो देखेंगे, वो सारी चीजें उसके अंदर कवर कर लेंगे, है ना। चलिए, तो जो बड़े बड़े टॉपिक हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं पहले पहले कवर कर रहा हूँ। ठीक है, मैकेनिक्स हमारी हो गई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी है ये मैं कंप्लीट करा दूंगा 5, 7, 10 वीडियो मैक्सिमम, और मान लीजिए उसके अंदर कंप्लीट हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जिसके अंदर आप यूजी पीजी का भी मैं थोड़ा बहुत पोर्शन जो आपको डायरेक्टली फॉर्मूले के फॉर्म में पूछा जा सकता है वो मैं करवा दूंगा। देन उसके बाद में जो है जो थर्मोडायनेमिक्स सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा पोर्शन उसके अंदर आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपके जो स्टार्टिंग के इलेक्ट्रॉनिक्स हम सीधा सीधा बहुत बेसिक से रेजिस्टेंस यानी कि ओम्स लॉ से स्टार्ट करके और कंप्लीट कहाँ करेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपकी है वहाँ पे रजिस्टर वगैरह जो कॉम्बिनेशनल या सीक्वेंशियल जो लॉजिक गेट है वगैरह वहाँ सब कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर इसका अगला कि अगर मान लीजिए किसी मैटर की बात करें, है ना, मैग्नेटाइज चुंबकत्व यानी कि या आप कह सकते हैं चुंबकीय पदार्थों के गुण की बात करें, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक सब्सटेंस, उनकी बात करें तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, सबसे पहले जो सब मैग्नेट नाम आता है सबसे पहले दिमाग में आता है कि ये वाली मैग्नेट जो आपने बहुत यूज करी है। ठीक है, मैं बेसिक मतलब जो चीजें आपकी जो डेफिनेशन है बहुत छोटी छोटी, उन पे वहाँ स्टार्टिंग वाले पे नहीं जा रहा क्योंकि मुझे पता है वो आपको सबको पता है। ठीक है, तो मैं एक मैग्नेट होती है, बाहर मैग्नेट की बात करें, छड़ चुंबक की बात करें कैसी होती है, कुछ इस तरह की होती है। इसमें एक पॉइंट मैं यहाँ बनाता हूँ, एक पॉइंट यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सपोज कर लीजिए एन सिरा, और ये क्या हुआ एस, यानी कि साउथ एंड नॉर्थ पोल है ना, ये नॉर्थ पोल हुआ, ये साउथ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हुआ। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है ये क्या होती है, इसकी एक्सिस होती है। ठीक है, ये क्या होती है, इसकी एक्सिस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, और ये जो पोल है ये क्या होते हैं, इस टोटल जो इसकी लेंथ होती है मैग्नेट इससे कुछ अंदर होते हैं, है ना, ये इस एंड पे नहीं होते, क्या होता है थोड़े से अंदर की ओर बने होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है किस डायरेक्शन में होता है, वो होता है यहाँ से लेके यहाँ, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। किसकी वजह से होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से होती है। ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, अब मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट किसी भी दूसरी, जैसे मान लीजिए फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस और लोहा वगैरह जो है उनको अट्रैक्ट करता है या दूसरी मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, तो अट्रैक्ट करता है तो उस अट्रैक्ट करने का जो फोर्स हो किस पे डिपेंड करता है, वो इस पे डिपेंड करता है एम पे। देखिए यहाँ कंफ्यूजन मत होना, ये जो स्मॉल एम है इसे मैं एक बार, तो अभी जब हम इसमें सीनियर सेकेंडरी में चलेंगे तो इस एम को मैं क्या बोलूंगा, पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, यानी कि ध्रुव प्राबल्यता। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ बोल रहा हूँ, और इसी एम को जब मैं वापस आपके यूजी वाले में यूजी वाले जो पोर्शन है उसमें जाऊंगा तो वहां पे इसी स्मॉल एम को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट। यहाँ क्योंकि समस्या क्या है, नोटेशन की है, आपको सिर्फ नोटेशन में दिमाग रखना। अभी मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, अभी मैं इसको बोल रहा हूँ पोल स्ट्रेंथ, सॉरी पोल स्ट्रेंथ, अभी इसको क्या बोल रहे हैं, पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ बोल रहे हैं, तो पोल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, एक तरह से समझ लीजिए कि ये किसी दूसरी मैग्नेटिक सब्सटेंस को कितनी ज्यादा ताकत से अपनी ओर आकर्षित, यानी कि अगर सेम है तो आकर्षित करेगा, और अगर दूसरी मैग्नेट जो है वो पोल अगर अपोजिट है तो क्या करेगा, उसको दूर की तरफ यानी कि प्रतिकर्षित करेगा। यानी कि रिपल और अट्रैक्ट किस फोर्स से करता है, कितना फोर्स लगा के करता है, उस पर डिपेंड करता है, उससे क्या बोलते हैं, इसको प्राबल्यता यानी कि पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो पोल स्ट्रेंथ होती है ना, जो पोल स्ट्रेंथ है ये किस पे कैसे डिपेंड करती है ना, पोल स्ट्रेंथ जो है ये किस पे डिपेंड करती है, कैसे डिपेंड करती है किसी मैग्नेट की, उसकी बात करते हैं ना। कि अगर मान लीजिए मैग्नेट, ये जो मैग्नेट है, अच्छा पहले उससे आने से पहले मैं एक चीज और डिफाइन कर देता हूं, वो है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, है ना। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का यहाँ जो मैं इसको ले रहा हूँ, किससे ले रहा हूँ, कैपिटल एम से। ठीक है, कैपिटल एम से। तो ये जो लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक की, ये टोटल मैग्नेट जो है उसे हम किससे ले रहे हैं, मान लीजिए एल से दे रहे हैं, तो कुल मिला के ये किसके बराबर हो जाता है, ये हो जाता है एम क्रॉस एल के इक्वल, क्योंकि ये सारी की सारी क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसके बराबर हो जाती है, एम एल के इक्विवेलेंट हो जाती है, एम क्रॉस एल के क्या हो जाती है, इक्विवेलेंट। ये क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है,
अभी इसको मैंने मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का, जब मैं यूजी में जाऊंगा तो मैं इसको मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ये सिर्फ नोटेशन है। डाइपोल मूवमेंट का मतलब आप जब भी समझोगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैग्नेट, जो अगर मैग्नेट है तो उसका पोल स्ट्रेंथ इनटू उसकी जो इफेक्टिव लेंथ है, इसे क्या बोलते हैं अपन, इफेक्टिव लेंथ। जो इफेक्टिव लेंथ है उससे मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मिलता है। जैसे वहां क्या था, जब भी डाइपोल था, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बात करें, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, दो चार्ज थे, दोनों अपोजिट वो उसके नेचर के थे, उनके बीच की डिस्टेंस जो थी वो मान लीजिए एल थी, तो चार्ज इंटू जो आपकी लेंथ थी उसे क्या बोलते थे हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, और ये क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ से नेक्स्ट जो डाइपोल मूवमेंट अब आ गया आपके पास, तो हमने दो चीज डिफाइन कर दी। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बताया जाता है कि अगर आप इस मैग्नेट को तोड़ते हैं, है ना, मैग्नेट को ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो ब्रेक करने पे क्या होता है, तो आप देखिए कि अगर मान लीजिए ये आपकी मैग्नेट है, ठीक है, एन और एस, इसको आप यहाँ से ब्रेक करते हैं, क्या करते हैं, इसको यहाँ से ब्रेक करते हैं, उस केस में क्या होता है, तो उस केस में क्या होगा, ये इस तरह से आपकी नई मैग्नेट बन जाएगी एन एस और ये एन एस। अब ये ऐसी क्यों बनती है वो मैं आपको आराम से बताऊंगा बाद में, ठीक है, जब हम यूजी वाले पोर्शन में चलेंगे तो सारा डिफाइन करेंगे, जब मैटर में हम जाएंगे तो ये सारी चीजें आ जाएगी। जैसे ही आप इसको तोड़ते हो, तोड़ने पे क्या होता है, तोड़ने पे इसका जो मान लीजिए पोल स्ट्रेंथ है वो m है, तो इसका मतलब इसकी भी पोल स्ट्रेंथ कितनी रहेंगी, m ही रहेंगी। पोल स्ट्रेंथ कितनी रहेंगी, m ही रहेंगी। पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं होता। अगर आप क्या करते हैं, उसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर आप किसी भी मैग्नेट को तोड़ते हैं तो उसके पोल स्ट्रेंथ में चेंज नहीं होता है। दिमाग में रखना, क्या दिमाग में रखना है, अगर एक्सिस के परपेंडिकुलर इस मैग्नेट को अगर आप काटते हैं, तोड़ते हैं, तो उसकी पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, सबकी पोल स्ट्रेंथ क्या रहेगी, सेम। लेकिन यहां से अगर मुझे मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना, तो मैग्नेटिक मूवमेंट नया कितना हो जाएगा, इस छोटे वाले चुंबक का मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, एम डैश, इसका मान लीजिए कितना है, एम है, वो किसके बराबर है, एम एल के बराबर है ना। अभी मैं इसको इसकी फॉर्म में नहीं लिख रहा, वेक्टर फॉर्म में, इसी फॉर्म में लिख रहा हूं, तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड कितना है, एम एल है। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब यहां से अगर देखें तो इसका निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा, एम तो सेम है लेकिन एल क्या हो गई, हाफ हो गई। एल कितनी हो गई, हाफ हो गई। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो तो चेंज हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो तो चेंज हो गया है, लेकिन इसका पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं हुई है। ठीक है, दूसरे केस में कि अगर आपके पास जो ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को आप क्या करते हैं, ये एन एस है, इसको जब तोड़ते हैं तो किस तरह से तोड़ते हैं, इसको इस तरह से तोड़ देते हैं। ठीक है, कि इसको बीच में से हमने क्या किया, एक्सिस के, पहले तो क्या था एक्सिस के परपेंडिकुलर, अब क्या है, एक्सिस पे से ही अगर इसको तोड़ दिया तो मैग्नेट किस तरह से बनेगी, ये इस तरह से दो मैग्नेट बन जाएगी। ये एस एस एन और एन। ठीक है, इस केस के अंदर जो है, अगर यहाँ पे ध्रुव प्रबलता कितनी है, यानी कि पोल स्ट्रेंथ m है, तो इस केस में पोल स्ट्रेंथ कितनी हो जाती है, m/2। कितनी हो जाती है, m/2। और इस केस में अगर आप, इस केस में लेंथ क्या है, इफेक्टिव लेंथ चेंज नहीं है, ये सिर्फ क्या चेंज है इसमें, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, m जो होगा वो किसके बराबर होगा, ml का इक्वल। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, m डैश इक्वल टू m/2l। ठीक है, तो m डैश इज इक्वल टू कैपिटल M/2। तो यह क्या हुआ, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो भी हाफ हो गया। ठीक है, तो इसमें भी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हाफ हो जाता है, उसमें मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हाफ होता है, लेकिन परपेंडिकुलर अगर तोड़ते हैं एक्सिस के तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इफेक्टिव लेंथ चेंज हो जाती है। और अगर मान लीजिए एक्सिस के अलोंग ही तोड़ते हैं तो उसका मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हाफ हो जाता है। ठीक है, चलिए 3 भाग करेंगे तो 1/3, मान लीजिए इसको 3 बराबर भागों में बांट देंगे तो m/3 हो जाएगा। ठीक है, 4 में बांटेंगे तो m/4 हो जाएगा। वो आप आराम से समझ सकते हैं, इस चीज में कोई बड़ी चीज नहीं, क्योंकि 4 भाग में बांटने का मतलब क्या है, पहले आपने 2 में किया, फिर इसको और 2 में किया, तो m/4। ठीक है, इस तरह से हम इसकी जो, अगर मान लीजिए एक्सिस के पैरेलल में अगर काटते जाते हैं तो इसका मतलब उसकी वो जितने भागों में काटोगे उतने ही जो है उसमें डिवाइड में मैग्नेटिक जो है वो जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ तक आ गया। अब आते हैं दूसरे एक फॉर्मूले पे। किस फॉर्मूले पे, अच्छा एक चीज और डिफाइन करते हैं यहाँ पे कि ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस में से निकलने वाला, अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक अगर मैं प्लेन लेता हूँ, ठीक है, इस एक्सिस से निकलने वाला अगर मैं ये प्लेन लेता हूँ, इसे क्या बोलते हैं, चुंबकीय याम्योत्तर, है ना। चुंबकीय याम्योत्तर का मतलब है मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, इस मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब ये होता है कि जो आपका मैग्नेट है उसके दोनों जो
पोल है उस पोल को मिलाने वाली लाइन इफेक्टिव लेंथ, वो जो एक्सिस है उसको क्या बोलते हैं, एक्सिस, उस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो भी प्लेन है जो उस एक्सिस में से होते हुए निकलता है परपेंडिकुलर, वो क्या होगा आपका मैग्नेटिक मेरिडियन होता है। उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन यानी कि चुंबकीय यामी उत्तर। ठीक है, एक ये डेफिनेशन आप यहाँ से दिमाग में रखेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन यानी कि चुंबकीय, आपको पता ही होगा पहले से, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि रिकॉल कर रहे हैं सारी चीजें, है ना, सीनियर सेकेंडरी की, तो सारा पोर्शन जो देख रहे हैं कौन सा देख रहे हैं, सीनियर सेकेंडरी वाला देख रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में जो है मैग्नेट अलग अलग, अच्छा एक मैग्नेट और आती है जिसके बारे में हम देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक हाफ सेमी सर्कल वाली मैग्नेट है, उसके लिए मुझे फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, तो वो क्या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आएगा उसकी मैं बात करता हूँ ना। तोड़ के देख लिया। अब मान लीजिए कोई ऐसी मैग्नेट है, ठीक है, कोई ऐसी मैग्नेटिक मूवमेंट है, ठीक है, इनके बीच की जो ये डिस्टेंस होगी कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। मान लीजिए जो सर्कुलर फॉर्म है इसकी रेडियस कितनी है, r है, तो कितनी हो जाएगी 2r, और ये जो इस तरह से मैं बनाऊंगा, ठीक है, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर इस लेंथ की बात करें तो l के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये लेंथ कितनी है, इफेक्टिव लेंथ जिसको मैं l कह देता हूँ ना, एक्सिस वाली जो लेंथ है। अब यहाँ से आप देखिए कि मुझे इसका क्या निकालना है, अब वो पोल स्ट्रेंथ कितनी है, स्मॉल m है, तो मुझे इसका क्या निकालना है, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। ठीक है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो होता है m इज इक्वल टू, सॉरी है ना, वेक्टर फॉर्म नहीं ले रहे अपन, सिर्फ ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, m इज इक्वल टू क्या होता है m इंटू, अब आप m इंटू कितना करेंगे, डिस्टेंस कितने दोनों के बीच में 2r, कितनी डिस्टेंस है 2r डिस्टेंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट के अंदर जो है इस r इक्वल टू किसके इक्वल होगा, क्योंकि मुझे l में चाहिए, किसमें चाहिए, l के अंदर मुझे वैल्यू चाहिए, तो l में वैल्यू चाहिए तो किसके बराबर हो जाएगा, r जो है, और ये किसके बराबर है, पाई r के बराबर, है ना, ये डिस्टेंस जो है किसके बराबर है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की ये किसके बराबर है, पाई r के बराबर, किसके बराबर है, पाई r के बराबर, और ये किसके बराबर है, ये l के इक्वल लिखते हैं हम भाई, यहाँ से यहाँ तक की जो इसके अंदर से ये पॉइंट की जो डिस्टेंस लिखते हैं किसको लिखते हैं, l से लिखते हैं। ठीक है, तो 2r किसके इक्वल होगा, सॉरी पाई r, 2r नहीं पाई r, है ना, पाई r किसके इक्वल होगा, पाई r जो है मेरा l के इक्वल होगा। ठीक है, तो मुझे इसको यहाँ से रिप्लेस करना है, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, l अपॉन पाई, तो कैपिटल M इज इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल M इज इक्वल टू 2m l अपॉन पाई, ml किसके इक्वल है, ml जो है, अच्छा इसको डैश में ले लेते हैं, है ना, ml किसके इक्वल है, कैपिटल M के, तो m डैश इज इक्वल टू हो गया 2m अपॉन पाई। तो ये जो फॉर्मूला है ये कई बार एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ये सेमी सर्कल की जो है मैग्नेट देंगे, और सेमी सर्कल की मैग्नेट देके फिर पूछ लेंगे कि अगर, या ऐसे पूछ लेंगे कि इस मैग्नेट के लिए जो बार मैग्नेट है, उस बार मैग्नेट के लिए पोल स्ट्रेंथ कितनी है, कैपिटल M है, तो इसके लिए सेमी सर्कल के लिए जो है कितनी हो जाएगी, रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो आपको ये पूछ सकते हैं, डायरेक्टली ये पूछ सकते हैं, दोनों में से जो आपको पूछे वो आपको यहाँ पे वैल्यू रख देनी है। ठीक है, तो अगर आपको मैं नॉर्मली जो पूछा जाता है वो ये फॉर्मूला पूछा जाता है कि इसके लिए अगर m डैश है, इसके लिए अगर m है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, तो इसमें रिलेशन क्या होता है, ये वाला रिलेशन इसमें हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट जो है, अब हम चलते हैं कि नॉर्मली, अच्छा वो एक फॉर्मूला और था इसके अंदर जो आपको मैं बता रहा था कि जब दो मैग्नेट को पास पास लाते हैं, ठीक है, जब दो मैग्नेट को पास पास लाते हैं तो उसमें जो फोर्स लगता है सेम है तो क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, मतलब सेम अगर उसके वो नेचर के हैं, यानी कि एस एस या एन एन है वो आपको पता है, तो उसमें क्या होता है रिपल्सन, और अगर अपोजिट के हैं तो क्या होता है अट्रैक्शन। तो जो ये अट्रैक्शन रिपल्सन होता है, इसमें जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा यहाँ पे दो मैग्नेट के बीच में, ठीक है, वो कितना होता है, तो सिंपली आपको जैसे आपने देखा है नेचर, क्योंकि ये कैसा है, ये जो फोर्स है ये सारे के सारे कौन से सेंट्रल फोर्स है, ठीक है, ये कौन से फोर्स है, सेंट्रल इलेक्ट्रिक फोर्स सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, उसके बाद में मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है, यानी उसके बाद में कौन सा आपने ग्रेविटेशनल फोर्स हमने देख लिया, वो कौन सा सेंट्रल फोर्स होता है। ठीक है, कूलम्ब लॉ वगैरह सब क्या है सेंट्रल फोर्स है, तो सेंट्रल फोर्स की जैसी फॉर्म है वैसी फॉर्म इसकी यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, कि दो अगर मैग्नेट है, ठीक है, दो मैग्नेट एन एस, और इधर भी मान लीजिए कोई एक और मैग्नेट है वो हो गया एस एन एस मान लीजिए, और दोनों में क्या हो रहा है अट्रैक्शन हो रहा है, इसकी जो
प्रोबेबिलिटी कितनी है m1 और इसकी ध्रुव प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी कि पोल स्ट्रेंथ m2 है। तो इन दोनों के बीच में और डिस्टेंस मान लीजिए, इसके जो पोल के बीच के डिस्टेंस है वो r है। तो इस पोल के बीच की डिस्टेंस अगर r है तो इसमें लगने वाला जो फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो क्या होगा। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/r²। ठीक है, सेम वही चीज है। चार्ज होता तो क्या होता है, q1 q2, मास होता तो m1 m2 जो हम देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो फोर्स, अगर हम इसको इक्वल में इसको इस तरह से दोनों को एक साथ लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये इक्वेशन बन जाएगी। और देन उसके बाद में जो है यहाँ से, अच्छा अभी वेक्टर फॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से μ0/4π। जो कॉन्स्टेंट आएगा वो कितना आएगा, μ0/4π। इसकी वैल्यू हम दे चुके हैं, μ0 कितना होता है, 4π × 10⁻⁻7 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा m1 m2/r²। ठीक है, और डायरेक्शन लेंगे तो डायरेक्शन क्या होती है, क्योंकि सेंट्रल फोर्स है, तो सेंट्रल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, उस पॉइंट की ओर, है ना। अगर मान लीजिए पॉइंट की बात करें तो क्या होगा, उस पॉइंट की ओर, या फिर कह सकते हैं कि जो एक फिक्स पॉइंट है उससे जो उसकी लाइन ऑफ एक्शन है, उस लाइन ऑफ एक्शन के ही जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में होता है। लाइन ऑफ एक्शन कौन सी होती है, जहाँ ये फोर्स लगता है ना, तो या तो अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा इस डायरेक्शन में, और रिपल्सन होगा तो इस डायरेक्शन में। तो ये जो आर होगा, इस आर के डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये जो है एक फॉर्मूला यहाँ से हमें बताना था, जो ये कंप्लीट हो गया है। और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वगैरह कैसी होती है, एक दूसरे को नहीं, वो सारी चीज़ें वो सेम है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए कंडीशन है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, एक दूसरे को काटती नहीं है, एक बिंदु से निकल के दूसरे पे जाती है, वो सारी की सारी चीज़ें वैसी की वैसी चल रही है, उनमें आपको कोई ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है, देखो रीजन है। अभी मैं आपको जब जैसे ही इसके आगे में जाऊँगा, है ना, मैंने आपको पहले ही कहा था, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी स्टार्ट की थी, मैंने क्या कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्पेशल कोई दूसरा फील्ड नहीं है। ये जो बन रहे हैं m1 m2 ये फोर्स वगैरह सारे, ये सिर्फ चार्ज की वजह से ही होता है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट, अभी जैसे 5 मिनट बाद में वही आपको बताने वाला हूँ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड का रीजन सिर्फ और सिर्फ क्या है, चार्ज पार्टिकल है। अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड श्योर है कि वो जो है जनरेट करेगा ही करेगा। ठीक है, अब ये कैसे करता है उसकी मैं बात अब आगे करते हैं। ठीक है, एक बार मैं देख लूँ इसमें कुछ और डेफिनेशन वगैरह ऐसी है जो आपको बताने लायक हो तो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह वो सब फाइंड आउट करना है, तो वो मैं अब जैसे ही आपके पास मैटर में जाऊंगा तो यूजी वाली में एक साथ ही करेंगे, क्योंकि वहाँ इजी पोर्शन है। हम जैसे, क्योंकि हम अब जो हमारे पोलर कोऑर्डिनेट वगैरह, जो स्फेरिकल पोलर और ये सब चीज़ों से बहुत अच्छे से मतलब हो गए हैं, परिचित हो गए हैं ना, फेमिलियर हो गए, तो अब उनको यूज करना बड़ा आसान है, क्योंकि एक स्टेप में सोल्व करेंगे, या फिर अपन क्या करें 10-12 स्टेप करके उसको सोल्व करें। तो एक स्टेप में सोल्व करना ज़्यादा आसान है, तो उस एक स्टेप में चलेंगे। तो मैं एक साथ ले लूंगा वो सारी चीज़ें। ठीक है, और उनमें रिलेशन भी देख लेंगे, आपस के अंदर क्या रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में क्या होता है, या मैग्नेटिक में आगे तो क्या रिलेशन होता है, वो सेम वैसे ही चलेगा जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो पिछले कुछ वीडियो के अंदर मैंने जब आपको एक बार इनमें कंपैरिजन पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो पोटेंशियल था, स्केलर पोटेंशियल यहाँ कैसे रिलेट कर रहा है, जो फील्ड था वो यहाँ कैसे रिलेट कर रहा है, वो सारी चीज़ें देखी थी हमने। वो डाइपोल था तो यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल किस तरह से होगा, वो भी हम सब चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब हम आते हैं उस कंसेप्ट के ऊपर कि ये मैग्नेटिक फील्ड होता क्यों है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो होता क्यों है। अब देखिए, यहाँ तक एक चीज दिमाग में रखना, मैंने अभी तक जो है इसको क्या बोला, पोल स्ट्रेंथ बोला, लेकिन अब इस स्मॉल एम को मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्योंकि जो हमारी स्टैंडर्ड बुक है उसके अंदर, यानी जब यूजी में हम जाते हैं तो स्टैंडर्ड बुक के अंदर नोटेशन में इस स्मॉल एम को जो है वो हम बोलेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट। जो यहाँ कैपिटल एम था वो अब रिप्लेस होने वाला किससे, स्मॉल एम से। बस ये आप थोड़ा सा मेरे से गुजारिश है, ये दिमाग में यहाँ पे खुला रख के रखें, यहीं तक कि इसको कंप्लीट करते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है ना, इन वाले में से कोई क्वेश्चन आपके, मुझे लगता नहीं कोई बनने लायक है, बस इन दो के अलावा, है ना। मैग्नेट को काटते कैसे हैं उसके अलावा, और एक वो जो मैग्नेट था उसके अलावा कोई मुझे लगता नहीं क्वेश्चन बनने लायक है, तो आप बस उसको वहीं भूल जाइए। अब इस स्मॉल एम को जो है मैं क्या कहने वाला हूं, जैसे हमने स्मॉल पी को क्या कहा था, डाइपोल मूवमेंट, वैसे इस स्मॉल एम को मैं क्या कहने वाला हूं, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। वो क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इसे क्या कहूंगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अब ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो होता क्यों है ना। तो ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो होता क्यों है। तो देखिए, कोई भी सब्सटेंस है, मतलब किसी भी सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्यों होता है, उसका रीजन देख रहे हैं ना। कोई भी सब्सटेंस है वो किससे बना है, एटम से बना है। ठीक है, एटम में क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस क्या होता है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है कि नहीं है, चार्ज पार्टिकल है। तो हमने क्या कहा था, जब भी चार्ज गति करेगा, मूव करेगा, तो वो क्या पैदा करेगा, एक इलेक्ट्रिक
क्या पैदा करेगा, मैग्नेटिक जो है फील्ड जो है वो जनरेट करेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो मान लीजिए r त्रिज्या के इसमें पथ में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो v वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या करेगा, मैग्नेटिक, भाई देखो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा करीब करीब उसी डायरेक्शन में क्या होती है, करंट, है ना, उसके अपोजिट मान लेते हैं। तो मतलब ये सर्कुलर फॉर्म के अंदर या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जो भी डायरेक्शन होगी करंट की वो एक डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो जो करंट की जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, जो करंट की डायरेक्शन होगी, अभी इलेक्ट्रॉन की बात मैं कर रहा हूँ तो मैं करंट की डायरेक्शन ले लेता हूँ ना, यहाँ पे क्या करता हूँ, मान लीजिए जो है करंट की डायरेक्शन कौन सी, ये वाली करंट की डायरेक्शन है। तो जो करंट की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में आपको क्या करनी है, उंगलियां करना है, और उसके अंगूठा जो डायरेक्शन शो करेगा वो क्या होगी, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होगी। इसे मैं स्मॉल एम दे रहा हूँ ना, अब दिमाग में रखना, इसे मैंने स्मॉल एम ले लिया है, स्मॉल एम ध्रुव प्राबल्यता नहीं है। ठीक है, अब इसको मैं क्या कह रहा हूँ, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कह रहा हूँ। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस जो सर्कुलर जो आपका पाथ है इस इलेक्ट्रॉन का या जिसमें करंट फ्लो कर रही है उस करंट के परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर मान लीजिए करंट की डायरेक्शन, थोड़ा मैं इस तरह से बना देता हूँ ताकि आपको 3D में दिखे ये 2D की बजाय। ठीक है, इस तरह से अगर मान लीजिए करंट की जो डायरेक्शन है ये आर डायरेक्शन है ना, करंट की डायरेक्शन इस तरह से है, तो इसका मतलब क्या होगा, यही हाथ लेना, राइट हैंड लेके क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में उंगलियां घुमा देनी, तो अंगूठा किसकी डायरेक्शन शो करेगा, ये करेगा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन शो करेगा। अब ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो होता कितना है, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इस वाले केस में देखो, जब आपको वो दे रखा है, मैग्नेट दे रखी है, पोल स्ट्रेंथ दे रखी है, तो पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ हो गया। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपको आपको डील किसके साथ करनी है, मेनली आपको डील करना मैटर में। तो मैटर में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, उनकी वजह से करंट फ्लो करेगी, छोटे छोटे करंट होंगे, वो छोटी छोटी जो करंट होती है उससे क्या बनता है, मैग्नेट बनते हैं। वो छोटे छोटे मैग्नेट जो होंगे वो आपस में उनके फील्ड किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है उसके अकॉर्डिंग जो टोटल मिला के नेट जो फील्ड होगा वो क्या करेगा, पूरा का पूरा सब्सटेंस देगा। जैसे मान लीजिए इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना, जीरो, क्यों है, क्योंकि इसमें जो जिस पदार्थ से ये बना हुआ है ना, जिस सब्सटेंस से ये बना हुआ है प्लास्टिक, उसका क्या है, उसमें एटम है, एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, उसके चारों तरफ मूव कर रहे हैं, तो वो क्या बना रहे हैं, वहाँ छोटी छोटी मैग्नेट बना रहे हैं। अब वो छोटी छोटी मैग्नेट का ओरिएंटेशन मान लीजिए कोई इस तरफ है, कोई इस तरफ है, कोई किधर है, ऐसे करके उनका रैंडम वो होता है। जब रैंडम ओरिएंटेशन होता है तो टोटल मिला के जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो कितना बन रहा है, जीरो, उनकी वजह से। ठीक है, तो इस वजह से इसका कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक है, जैसे आप क्या करिए, अगर मान लीजिए कील है, उस कील को मैग्नेट के ऊपर रख दीजिए। ठीक है, तो क्या हुआ, उस मैग्नेट के ऊपर रखने की वजह से कील का जो अंदर एटम्स हैं उनकी वजह से जो मैग्नेट बन रहा है इलेक्ट्रॉन की वजह से, उनका मैग्नेट क्या एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो गया, वो सारे एक डायरेक्शन में हो गए। तो जब एक डायरेक्शन में हो गए तो आप चुंबक को चुंबक से जो है मैग्नेट से आप उस कील को साइड में करेंगे तो खुद कील क्या बन जाती है, मैग्नेट बन जाती है। क्यों बन जाती है, क्योंकि अब इसके अंदर जो उनका बनने से पहले जो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन था वो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, किसी एक डायरेक्शन में अलाइन हो गया। जब एक डायरेक्शन में अलाइन हो गया इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो पहले जीरो था वो जीरो नहीं रहा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। हम किसकी बात करें, सिंगल एटम पे जा रहे हो, सिंगल एटम का कभी जीरो नहीं होता है। ठीक है, पूरे के पूरे सब्सटेंस का मिला के जीरो हो सकता है, लेकिन सिंगल एटम में क्या रहेगा, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट रहेगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा उसके इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है, वो सारी चीज देखेंगे अपन, है ना, आगे। अब जैसे हम स्पेशल थ्योरी, सॉरी वो क्या बोलते हैं उसको, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, है ना, जब एसएसपी का पोर्शन हम देखेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी यूजी के अंदर है वो, है ना, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जाएंगे तो यही सारे के सारे जो आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ये सब चीजें हैं वो क्यों बनती है, लुईस लेंजविन थ्योरी वगैरह, वो सारी जो चीजें हैं वो सारी पढ़ने वाले हैं अपन वहाँ पे। तब ये चीजें वापस आएगी कि एक एटम के लिए जो है मैग्नेटिक मूवमेंट अगर फाइंड आउट करना तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एलएस कपलिंग, जे कपलिंग वगैरह वो सारा देखेंगे, है ना, तब मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी हमारे पास क्या है, सिर्फ इतना सा है कि अगर करंट हमें गिवन है, ठीक है, और वो अगर किसी सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन कर रही है, ठीक है, तो जब सर्कुलर ऑर्बिट में कोई करंट है तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है ये क्या होता है, करंट इनटू एरिया। ठीक है, करंट इनटू एरिया, तो करंट इनटू एरिया का मतलब कौन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया भी कौन सा लेना है आपको, क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है। ठीक है, करंट इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जेड कैप डायरेक्शन, क्योंकि ये डायरेक्शन कौन सी है, जेड कैप डायरेक्शन है फर्स्ट वाले केस के लिए। अब जेड कैप में प्लस माइनस करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मुझे क्या निकालनी है, मैग्नेटिक मूवमेंट। तो आपको दिमाग में रखना कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, करंट इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या होगा, करंट इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये आप दिमाग में हमेशा रखेंगे। ठीक है, अब इस सर्कुलर ऑर्बिट के लिए फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई इंटू पाई आर स्क्वायर और जेड कैप। अगर मान लीजिए यही कोई कैसा होता, इस तरह से होता, थोड़ा सा बना लेते हैं,
ठीक है। ये क्या होता कि मान लीजिए ये जो आपके पास स्क्वायर फॉर्म में होता, ठीक है, स्क्वायर फॉर्म में करंट इधर फ्लो कर रही है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये इस तरह से होती है। करंट कितनी है, आई है, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, इस वाले केस के लिए, इस वाले केस के लिए एम हो जाता है हमारे पास करंट इनटू एरिया। इसका एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर और जेड के। अगर मान लीजिए ये क्या होता है, रेक्टेंगल होता, उस केस में क्या हो जाता, रेक्टेंगल में ये मान लीजिए बी, ये ए, तो इसका एरिया कितना होता, इस वाले केस में करंट वही आई फ्लो कर रही है, तो क्या हो जाता है आपके ए इंटू बी जेड के। तो आप हर किसी के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो 2D के लिए फाइंड आउट करना अलग है, और 3D के लिए अगर मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह है, मैं आपको बताऊंगा अभी एक दो चीजें जो आपके आ सकती है कि मान लीजिए डिस्क है, ये तो कौन सी रिंग है, रिंग के बाद अगर डिस्क जो डिस्क है, डिस्क के अंदर अगर मान लीजिए करंट फ्लो कर रही है, उस केस में क्या होगा उसकी मैं बात यहाँ पे करता हूँ। एक दो चीजें जो है मैं ले लेता हूँ यहाँ से, कि अब यहाँ से मुझे क्या देखना है कि एक जो डिस्क है, ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। ए डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर कैरिंग a uniform surface charge density sigma is rotating at constant angular velocity omega, find its magnetic dipole moment। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से है कि ये एक हमारी डिस्क है, ठीक है, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है, सिग्मा दे रखी है, और ये क्या करती है, रोटेट करती है किससे, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। रेडियस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, रेडियस है वो कैपिटल आर है, ठीक है। चार्ज है, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आप देखो, इससे पहले वाले में क्या था, 2D में था, तो 2D में था तो मतलब एक लाइन में था ना, तो लाइन में आपको फाइंड आउट करना बड़ा आसान था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, इस पूरी डिस्क के अंदर है, तो डिस्क के अंदर है जिसका मतलब क्या है, अब आपको उस रिंग से इसके अंदर आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस डिस्टेंस से, मतलब जो इसकी सेंटर है, उस सेंटर से मैं क्या करता हूँ, स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर ये क्या लेता हूँ, रिंग लेता हूँ, ठीक है, क्या लेता हूँ, एक रिंग लेता हूं जिसकी मोटाई कितनी है, dr, ठीक है। कितनी डिस्टेंस पे, r रेडियस के ऊपर dr मोटाई की क्या करते हैं, एक dr जो विड्थ है उसकी हम क्या लेते हैं, एक रिंग लेते हैं, ठीक है। तो इस dr विड्थ की रिंग जो है, पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इसके अंदर कर दो कि देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट अगर मुझे फाइंड आउट करना, तो मैग्नेटिक मूवमेंट सीधा सीधा क्या होता है, I इंटू ए कर दीजिए आप, तो यानी कि एरिया और करंट लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले मुझे इस टोटल के निकालने के लिए मुझे इस छोटी सी के लिए निकालना पड़ेगा, तो इस छोटी सी के लिए निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, करंट चाहिए। तो करंट चाहिए, तो करंट क्या होती है, क्योंकि मुझे दिया क्या है, सिग्मा दिया है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब है Q अपॉन ए, है ना, चार्ज अपॉन एरिया। तो पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, पर यूनिट एरिया के अंदर इतना चार्ज है, तो इसमें पहले कितना चार्ज है पहले वो देखो, ठीक है। तो मुझे चार्ज फाइंड आउट करना है, तो dq कितना हो जाएगा, dq मतलब कि इसके अंदर चार्ज कितना हो जाएगा, स्मॉल में लिख देता हूँ चलिए ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे, वो Q से इससे कंफ्यूजन नहीं हो। तो ये यानी कि इसमें चार्ज कितना है, तो इसमें चार्ज मुझे फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो मुझे पहले क्या चाहिए, एरिया चाहिए। इस रिंग का एरिया कितना होगा, तो रिंग का एरिया जो है वो कितना हो जाएगा, वो जाएगा 2 पाई r इंटू dr हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से dq निकालना है, तो dq क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू इसका एरिया, तो 2 पाई r इंटू dr, ठीक है। आ गया समझ में यहाँ तक कोई समस्या नहीं है आपको, कि इस रिंग का एरिया कितना है, कि ये एरिया इसका रिंग का हो गया, ठीक है। अब रिंग का एरिया इतना हो गया, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग से बना देता हूँ, ये मेरी रिंग हो गई, ठीक है। डिस्टेंस कितनी हो गई, r हो गई, ठीक है, डिस्टेंस कितनी हो गई, r हो गई। इसमें जो चार्ज है वो कितना है, चार्ज मेरे पास dq है। अब dq चार्ज खुद रोटेट कर रहा है, dq चार्ज जब ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब करंट कैसे निकालेंगे, तो I जो होती है वो क्या होती है, dq अपॉन dt, है ना। तो dt का मतलब क्या है, ये निकालना, तो dt कितनी हो जाएगी, ओमेगा बराबर क्या होता है भाई, ओमेगा में इसमें रिलेशन फाइंड आउट करना टाइम में, तो टाइम पीरियड क्या है कि एक सर्कल पूरा करने में क्या लगता है, कि आप यहाँ से देखिए कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी, तो टी इक्वल टू कितना हो गया, 2 पाई अपॉन ओमेगा, टी इक्वल टू कितना हो गया, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dt की जगह अगर मैं टाइम पीरियड लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ t, ठीक है। तो t इक्वल टू कितना है, वो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ये कैसा हो जाएगा dq, तो dq रखिए यहाँ पे, dq कितना है, सिग्मा 2 पाई r dr, ठीक है। तो करंट कितनी हो जाएगी हमारे पास, जो इस केस के अंदर अगर मैं करंट फाइंड आउट करूंगा, तो करंट कुछ मुझे ये वाली मिल जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, एरिया, इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, भाई एरिया कितना है इसका, पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो गया, इस रिंग के लिए जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो क्या होगा, करंट दिस इंटू इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। कोई समस्या नहीं है ना, सोल्व कर लीजिए आगे। तो क्या मिल जाएगा आपको, 2 पाई से 2 पाई कितना हो गया, ये 4 पाई है ना, 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर। उसके बाद में इधर से देखिए,
तो आर कितनी बार आ रहा है, एक आर तो यहाँ से ये आर क्यूब, ठीक है। पाई भी कितना हो गया क्यूब में, तो पाई क्यूब। उसके अलावा आगे और सिग्मा आ रहा है तो सिग्मा आ गया, उसके बाद में डी आर और ओमेगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपको जो यहाँ से वैल्यू मिलने वाली है कितनी मिल जाएगी, इस तरह से मिल जाएगी, है ना। क्या कुछ कंफ्यूजन है क्या, अरे सॉरी गलती कर दी अपन, क्या गलती कर दी, ये टी है ना नीचे जा रहा है ना, ये देखिए ये ऐसी गलती मेरे से अक्सर होती है। क्या गलती होती है, टी जो डिवाइड में है ना, तो टी डिवाइड में इसका मतलब ओमेगा तो ऊपर जाएगा, 2 पाई नीचे आएगा ना, है ना। तो 2 पाई से 2 पाई से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ये 2 पाई की जगह है ना ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट होने पे सिग्मा ओमेगा आर डी आर, ठीक है, सिग्मा ओमेगा आर डी आर मिलेगा। तो सिग्मा ओमेगा आर डी आर यहाँ रखेंगे तो ये हो गया सिग्मा ओमेगा आर, तो आर तो एक बार यहाँ आ रहा, ये हो जाएगा तो पाई आर क्यूब और डी आर, ठीक है, ओमेगा नहीं आएगा नीचे, ठीक है, यही चीज मिलेगी सिग्मा ओमेगा, हाँ ठीक है। तो हमने यहाँ पर रख दिया, तो ये आपके पास सिग्मा भी आ गया, ओमेगा भी आ गया, पाई यहाँ से आ रहा था, ये पाई आ गया, आर यहाँ से था तो ये आर स्क्वायर हो गया, डी आर तो आर स्क्वायर से आर करेंगे आर क्यूब और डी आर, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, पूरी की पूरी डिस्क के लिए निकालना है। अब डिस्क कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब इनको छोटी छोटी इसी तरह की रिंग में बदल सकते हैं। तो एम क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा इंटीग्रल डीएम, तो आप निकाल लीजिए यहाँ से, तो वो आ जाएगा सिग्मा ओमेगा पाई आर क्यूब और डी आर। तो सिग्मा ओमेगा पाई तो कॉमन है, आर क्यूब का आपको क्या करना है, इंटीग्रल करना है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से कैपिटल आर तक करना है, ठीक है। तो सिग्मा ओमेगा पाई ये कितना हो जाएगा, आर टू द पावर 4/4, ठीक है। ये क्या आएगा इसका मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो इससे पहले हमने फाइंड आउट किया था वो आपको नहीं पूछेंगे, समझ आ रही मेरे बात, वो आपको फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में नहीं पूछेंगे, आपको क्या पूछेंगे, डिस्क के लिए पूछेंगे, ठीक है। इसी तरह से एक और सिमेट्री बन सकती है, वो कौन सी बन सकती है, अच्छा डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी इसकी, आप देखिए, सॉरी इस हाथ से डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, जेड केप डायरेक्शन, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन है, जेड केप डायरेक्शन हो जाएगी। इसी तरह से जो है अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन आपके आ जाता है, डिस्क की बजाय किसमें आ गया, स्फीयर में आ गया। मान लीजिए जो चार्ज है वो क्या है, एक स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्फेरिकल शेल पे। मान लीजिए एक स्फेरिकल शेल है, उसके ऊपर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये खुद क्या है, ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस मान लीजिए ये सेंटर है, तो सेंटर से रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। थोड़ा बड़ा बना देता हूँ इधर, सिमेट्रिकली बना देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं रहे। ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। रेडियस कितनी है, कैपिटल आर रेडियस है। अब यहाँ से आप देखिए कि कैपिटल आर रेडियस का है, ये मूव कर रहा है। अब इसमें भी क्या है, सिग्मा जो चार्ज है, चार्ज डेंसिटी है, वो इसकी दी हुई है अपने को कि सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, ठीक है। अब रोटेट कर रहा है, सिग्मा दे रखी है, तो इसका मतलब क्या लेना पड़ेगा इसको, अब ऐसे स्ट्रिप में काटना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे हम मान लीजिए यहाँ से कोई स्ट्रिप एक इसकी काटते हैं इस तरह से, क्या करना पड़ेगा हमें, एक स्ट्रिप में इसको काटना पड़ेगा। तो हमने एक स्ट्रिप काट दी इसकी, ठीक है। ये जो इसकी स्ट्रिप हमने काटी है, तो यहाँ से यहाँ तक की स्ट्रिप काटेंगे, कैसी बनेगी वो, सर्कुलर, एक तरह से रिंग होगी, सर्कुलर रिंग होगी। मोटाई कितनी होगी, वही डी आर मोटाई की रिंग है, ठीक है। वो भी सब देख लेंगे हम लोग सारी चीजें। अभी आप इसको समझिए कि हमने क्या किया, इसमें से ऐसे छोटे छोटे तरबूज काटते ना, वैसे वैसे हमने स्ट्रिप में काट दिया। तरबूज में तो क्या अंदर से भरा होता है, अगर मान लीजिए वो खोखला है तो क्या होगा, मान लीजिए खोखली कोई बॉल है, उसको अपन काटते तो क्या बनेगी, एक स्ट्रिप बनेगी, ठीक है। तो हमने इस तरह से इसको पूरी स्ट्रिप में काट दिया है, ठीक है। एक हमने स्ट्रिप ली है जिसकी रेडियस कितनी है, आर है, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए ये एंगल जो बनता है, क्योंकि ये किसमें, स्फेरिकल फॉर्म में, स्फेरिकल सिमेट्री में ना, तो स्फेरिकल सिमेट्री में है, तो ये जो एंगल यहाँ से ये बनता है सेंटर में, ठीक है। जेड एक्सिस से एंगल कितना बनता है, थीटा, जेड एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा। थोड़ा सा इसको वापस, एक तो ये, और दूसरा स्ट्रिप है ना, तो ये वाला पॉइंट, 2 पॉइंट है ना, तो एक तो हमने यहाँ मिला दिया, दूसरा इसको यहाँ से ये मिला दिया, तो ये एंगल कितना है, थीटा। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना, मान लीजिए डी थीटा, दोनों के बीच में एंगल कितना बना, डी थीटा। अब ये कैसे बन रही स्ट्रिप, ये मान लीजिए इस तरह से स्ट्रिप है, आप समझना इसको, है ना। तो एक तो आ रहा है यहाँ पे और एक आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला वाला एंगल कितना है, थीटा, और ये एंगल कितना हो गया, ये हो गया मान लीजिए डी थीटा, है ना। थीटा में थोड़ा सा बढ़ के कितना हो गया, डी थीटा हो गया। तो डी थीटा हो गया, मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की,
अगर मान लीजिए मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है तो ये ऐसे ही निकालते हैं, ये कितना है डी थीटा, ये कितना है आर, ये भी कितना है आर, तो ये कितना हुआ आर डी थीटा। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आर डी थीटा। तो ये जो मोटाई होगी इसकी वो कितनी हो जाएगी आर डी थीटा मोटाई हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब अगर ये थीटा है, अब ये समझो यहाँ से सब कुछ ज्योमेट्री है मैथ की, ये अगर थीटा है, ये आर है, ये कितना कैपिटल आर है, तो ये कितना हो जाएगा थीटा के सामने क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और इसके अंदर जो हाइपोटेन्यूज में रिलेशन कौन देता है, वो देता है साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई, ये मेरे पास जो स्मॉल आर आ रही है वो कितना हो गया आर साइन थीटा के इक्वल हो गया। क्योंकि मुझे सारी की सारी जो है ना इस इक्वेशन को, इसको कन्वर्ट करना, मुझे एरिया निकालना है इसका। ठीक है, क्योंकि एरिया से मुझे चार्ज निकालना है, वही चीज हमें करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाइए कि जो मुझे डी आई निकालना है इस स्ट्रिप के लिए, वो क्या होगा, वो होगा डी क्यू अपॉन, है ना, डी क्यू अपॉन टी। टी क्या होगा, टी सेम वही आपका टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा हो जाएगा। डी क्यू फाइंड आउट करना है, तो डी क्यू इस पूरे एरिया में कितनी है, पूरे के पूरे एरिया में जो है जो चार्ज डेंसिटी दे रखी है कितनी है, देखिए सिग्मा, है ना, फिक्स चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, तो इस छोटी सी स्ट्रिप में कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे सिग्मा इंटू इसका एरिया। ठीक है, तो सिग्मा इंटू इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो आप एरिया देखिए, एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, है ना, ये सॉरी 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर इंटू दिस मोटाई, है ना, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर, आर कौन सा स्मॉल वाला, तो स्मॉल आर वाला आप क्या लिखेंगे आर साइन थीटा। ठीक है, मोटाई कितनी है आर डी थीटा, तो कुल मिला के डिवाइडेड बाय टी, टी कितना है अपने पास 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो कुल मिला के आपके पास जो करंट मिलेगी इसके अंदर वो कितनी हो जाएगी 2 पाई सिग्मा आर स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा। अच्छा, इसके साथ साथ ओमेगा है ना, ओमेगा ऊपर चला जाएगा और 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, 2 पाई को कैंसिल आउट हो गया तो 2 पाई को छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा सिग्मा ओमेगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, यही मिलेगा सिग्मा ओमेगा आर स्क्वायर, यहाँ से साइन थीटा और डी थीटा मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या मिल गया हमारे पास, करंट मिल गई। करंट से आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा इसकी वजह से, वो जाएगा डी आई इंटू, अब इसका एरिया कितना है, तो एरिया कितना होगा इस वाले का, इस स्फीयर का एरिया कितना होगा, सॉरी इस सर्कल का एरिया कितना होगा 2 पाई आर, आर कौन सा स्मॉल वाला, तो इसके लिए क्या लिख देंगे ये वाली चीज, सॉरी पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रख दीजिए सारी, तो हो जाएगा सिग्मा ओमेगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो कुल मिला के इसको एक साथ लोगे तो सिग्मा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अच्छा पाई भी आ रहा है क्या, हाँ पाई आएगा एक, तो ये पाई, फिर उसके बाद में सिग्मा ओमेगा आर की पावर कितनी हो गई 4 साइन क्यूब थीटा डी थीटा। अब यहाँ से आप फंस जाओगे कि साइन क्यूब थीटा का इंटीग्रल करना है अब, है ना, तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो टोटल m जो होगा वो क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ dm। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ dm करना है, तो पाई सिग्मा ओमेगा आर टू द पावर 4, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। अब थीटा के किसके रेस्पेक्ट में, और सॉरी किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रल हो रहा है, थीटा के रेस्पेक्ट में। जब थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल होता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, 0 से 2 पाई तक जाती है। कहाँ तक जाती है, 0 से लेके 0 से लेके पाई तक। थीटा की वैल्यू कितनी जाती है 0 से पाई तक, और पाई कितनी जाती है 0 से 2 पाई तक। जब ये 0 से पाई तक वैल्यू जा रही है तो इसका इंटीग्रल करना है, और इंटीग्रल में क्या आ रहा है क्यूब थीटा। तो अब आप या तो फिर अपन जो 11th-12th में करते हैं उससे फॉर्म से जाइए और उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। जब सोल्व करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा। तो आपको यहाँ क्या करना है, जो आपने बीएससी के अंदर बीटा गामा फंक्शन किया उसका यूज करना है। ठीक है, तो बीटा गामा फंक्शन में क्या होता है कि जब भी आपके पास 0 से π/2 ऐसी कोई वैल्यू है, साइन m थीटा प्लस सॉरी मल्टीप्लाई में कोस n थीटा डी थीटा ऐसे कोई वैल्यू है, तो ये किसके बराबर होता है, ये वैल्यू होती है किसके बराबर होती है, ये होती है m+1/2 n+1/2 डिवाइडेड बाय mn+2/2। ठीक है, ये इसके बराबर वैल्यू होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले तो इंटीग्रल आप देखिए, क्योंकि वो अगर आपको बीटा फंक्शन याद है ना, तो जब अगर बीटा फंक्शन याद है तो आप इसका सारी की सारी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करिए। तो इसमें क्या आ रहा है, 0 से पाई आ रहा है पहली बात तो 0 से पाई आ रहा है तो उसको किस में करना है, 0 से 2 पाई में चेंज, π/2 में चेंज करना। तो क्या करेंगे 2 टाइम्स ऑफ 0 से क्या हो गया π/2 साइन क्यूब थीटा। कोस आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कोस 0 थीटा डी थीटा, ये लिख देंगे। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 3,
और n की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 1 अपॉन 2, 1 प्लस 0 अपॉन 2, 3 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 2, ये गामा फंक्शन आ गया इसके अंदर। ठीक है, अब आगे सोल्व कर दीजिए इसको, तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ये कितना आ गया 4/2 यानी कि गामा 2, ये आ गया 1/2, ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 2 4 6/2 यानी कि 3। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास गामा n ये लिखा है तो इसका मतलब ये क्या होता है, फैक्टोरियल n-1। कितना होता है, फैक्टोरियल n-1। तो आप इसको फैक्टोरियल n-1 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, इस इंटीग्रल की वैल्यू मिलेगी 2 टाइम्स ऑफ 1, ये हो जाएगा। अच्छा, ये किसके बराबर होता है, ये होता है √π/2 के बराबर। ठीक है, सॉरी √π के ना, ये किसके बराबर होता है, √π के बराबर होता है ना। तो √π के बराबर होता है तो आप वहां पे वैल्यू रख देंगे, किससे रखेंगे, √π। तो अच्छा, ये कुछ एक गलती कर, देखो ये 0 है ना, यहाँ पर n का मान 0 है, सॉरी, तो ये 0 हो गया ना, तो 5/2 रहेगा। ठीक है, ये कितना रहेगा, 5/2 रहेगा। ये कितना आ गया, √π। यहाँ से आ जाइए, इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 3/2, फिर 1/2, फिर उसके बाद में ये गामा 1/2, इसको क्या रख देंगे आप, रूट में पाई, तो √π से √π कैंसिल, ये ऊपर चले जाएंगे तो 8/3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, करीब 8/3 आएगा ना, 2 × 2 4, 4 ऊपर जाएगा तो 8/3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8/3। ठीक है, एट अपॉन 3 2। ठीक है, ये 2 रहेगा, नहीं नहीं एक सेकंड, ये 2 क्यों रहेगा, देखो ये जो है इसका मतलब क्या है, गामा है ना, इसका मतलब क्या है, फैक्टोरियल n-1। तो n-1 का मतलब 2 में से 1 करेंगे तो क्या आएगा, ये भी 1 रहेगा, सॉरी, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 4/3। कितना आएगा, 4/3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4/3 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जब 4/3 वैल्यू आ जाएगी तो ये यहाँ पे मिलेगा आपको 4/3 पाई सिग्मा ओमेगा r क्यूब। ठीक है, क्या मिलेगा, 4/3 पाई सिग्मा ओमेगा अपॉन 2। ठीक है, ये आपको जो है वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, देख लीजिए एक बार इसको, मैंने वहाँ किसका यूज किया है, बीटा फंक्शन का। बीटा गामा जो फंक्शन हम पढ़ते हैं वो आपके बहुत यूज आने वाले हैं। और मैं आपको फिर बता दूं, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर तो गामा फंक्शन का इतना यूज होगा इंटीग्रल सोल्व करने के लिए। अगर आपको गामा फंक्शन आता है ना सोल्व करना, गामा फंक्शन का फॉर्मूला आप दिमाग में रखिए। गामा फंक्शन मैं लिखवा भी दूंगा, वो जब हम पढ़ेंगे गामा फंक्शन का मैं बहुत ज़्यादा यूज, क्योंकि देखिए थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जब हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वो सब देखेंगे, ठीक है, और ये जो क्वांटम मैकेनिक्स वाला जो स्टैटिकल का पोर्शन देखेंगे, उसमें भी आपके जब इंटीग्रल सोल्व करेंगे तो वहाँ गामा फंक्शन यूज आएगा। तो अगर आपको गामा और बीटा फंक्शन के दो ही फॉर्मूले है ना, एक तो बीटा फंक्शन का इस तरह का फॉर्मूला, क्योंकि देखिए आपको जो इक्वेशन बनेगी वो इसमें बनेगी, आपको एक साइन में कोस में इक्वेशन जो है ना इसकी वैल्यूज में बनेंगी, तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ें जब पता होगी तो आप इसको आराम से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा इस फॉर्मूले में शायद एक यहाँ पे 2 आता है ना, इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे ये 2 भी आता है, तो उस 2 से जो है ना ये 2 कैंसिल आउट होगा। ये जो 2 लिखा था ना अपन ने, ये 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट, तो आएगा ये 4/3 आएगा। तो वैल्यू क्या आएगी आपके 4/3 आएगी, शायद यहाँ पे 2 आता है, तो कंफर्म ही है वैसे तो, ये 2 आता है, उस 2 से क्या होगा, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और आपको वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 4/3 पाई सिग्मा जो है ओमेगा अपॉन r क्यूब। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वैसे मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा है, तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट जो मैंने इस लास्ट के 2 बताए हैं, ऐसे मैग्नेटिक मूवमेंट आपको पूछे जाने की संभावना रहेगी। और ये पूछते डायरेक्ट, या तो स्फीयर का और ये जो अपने पास डिस्क है उस डिस्क और स्फीयर का मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो डायरेक्ट आपको पूछने की संभावना पूरी रहती है। ठीक है, तो उस पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है। ठीक है, मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही काफ़ी है, काफ़ी कुछ हमने देख लिया। इसकी जरूर प्रैक्टिस आप कर लें, बीटा गामा फंक्शन का भी एक बार वो फॉर्मूला चेक कर लेना, मैं भी चेक करके आपको बता दूंगा। अगर यहाँ 2 है कि नहीं, वो थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, तो मैं आपको देख के फिर बता दूंगा उसके अंदर 2 आएगा कि नहीं आएगा। वैसे मुझे जहाँ तक पता है वहाँ पर 2 आता है ना, बाकी सब चीज़ें ठीक है, आप इसको देख लीजिए, मैथ्स है ना। और
गामा फंक्शन और जो बीटा फंक्शन है उस पर आप थोड़ी सी आप प्रैक्टिस हल्की सी, मतलब उसके आपको ये नहीं कि मुझे बहुत अंदर तक वो जो आपको पूरी यूज वो करेंगे हम ना, अंदर तक की बहुत चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल सिंपल कुछ चीज़ें वो यूज़ करेंगे, यानी कि एक तो ये वाला और एक जो गामा का सिंपल फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल वाला है ना, वो हम दोनों हैं वो यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे की जो क्लास है, अच्छा इसकी डायरेक्शन देखेंगे तो कौन सी हो जाएगी, वही जेड केप डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी इसकी, जेड केप डायरेक्शन हो जाएगी। इसके बाद कल हम देखेंगे जो वेक्टर पोटेंशियल यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक डाइपोल, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से क्या था, पोटेंशियल था, और पोटेंशियल के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड था, वैसे ही क्या होगा इस मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से मैग्नेटिक जो पोटेंशियल होगा यानी कि ए, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या होगा, उसकी फॉर्म क्या होगी, देन उस मैग्नेटिक पोटेंशियल से हम फिर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या, कर्ल करके। तो वो कर्ल करने पे क्या मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, वो हम कल की क्लास के जो है उसके अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, और देन उसके बाद में मैग्नेटाइजेशन, अगर फील्ड के अंदर जाते हैं, मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड में किसी सब्सटेंस को रखते हैं तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप होती है उसकी क्या वैल्यू होती है, आपस में उनमें रिलेशन क्या होंगे, मैग्नेटाइजेशन फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और इन सब में आपस में क्या रिलेशन होंगे, फिर उसके बाद में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वगैरह, वो सारी जो चीज़ें हैं वो हम कल देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और कल के जो रहेंगे वो मैक्सिमम फॉर्मूले रहेंगे, है ना, जैसे जैसे वहाँ पे हमने क्या देखा पोलराइजेशन, तो यहाँ क्या होगा मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, वो पोलराइजेशन में जैसे हमने चार्ज डेंसिटी निकाली थी दो तरह की, कौन सी, सरफेस वाली और बाउंड चार्ज डेंसिटी थी ना, वैसे यहाँ क्या होंगे, बाउंड करंट होंगे, या क्या होंगे वहाँ चार्ज, क्योंकि वहाँ सब चीज़ चार्ज की वजह से हो रही है, यहाँ हर चीज़ किसकी वजह से हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड में करंट की वजह से हो रही है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम, जैसे आप एम्पियर लॉ में देखेंगे तो करंट था, उधर गाउस लॉ में जाएंगे तो क्या था, चार्ज था, यहाँ वहाँ क्या था, डाइपोल मूवमेंट कौन सा था, जो उसके चार्ज की वजह से, या डाइपोल मूवमेंट किसकी वजह से, करंट की वजह से। ठीक है, वहाँ पे अगर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो किसकी वजह से होगा, मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, पोटेंशियल, वहाँ वेक्टर एक्सियल पोटेंशियल, यहाँ वेक्टर पोटेंशियल, दोनों में रहेगी सेम सी चीज़ें, है ना, जो उनका फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन सेम सा ही रहेगा, बस वहाँ पे हमें क्या देखना है, वहाँ हमेशा चार्ज आएगा तो यहाँ चार्ज कौन रिप्लेस कर लेगा, करंट रिप्लेस कर लेगी, बस ये चेंजेस रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच।